हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा पांडे और हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज हम कंप्लीट करेंगे। हम आर्टिकल वाइज चल रहे हैं और जो जो पार्ट्स जो जो चीज़ें छूट जाएंगी वो हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, इसकी मेरी गारंटी है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो आज हम आर्टिकल 97 से 104 तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले के आर्टिकल्स, ठीक है, जो कि 79 से लेके 96 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। वो मैंने हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वीडियो वो वहाँ से पढ़ सकता है। हम पहले आर्टिकल्स पढ़ते हैं, फिर उसकी निमोनिक्स देखते हैं ताकि हमको आर्टिकल क्रोनोलॉजी वाइज याद हो जाए, क्योंकि स्टेट पीसीएस में क्रोनोलॉजी के हिसाब से पूछता है। कोई भी आर्टिकल दे देगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल पहले आता है, कौन सा आर्टिकल बाद में आता है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये मेरी खुद की आजमाई हुई ट्रिक है। सो इस पर मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, टेंस माहौल रहेगा, तो आपको चीज़ें तुरंत याद आ जाएंगी निमोनिक्स से। तो इन सब आर्टिकल की निमोनिक्स ये रही। पहले हम आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 99 ओथ और अफर्मेशन। Article 100 voting in houses, power of houses to act notwithstanding vacancies and quorum. Article 101 vacation of seats. Article 102 disqualification for membership. Article 103 decision on question as to disqualification of members. And Article 104 penalty for sitting and voting before making oath or affirmation when not qualified or disqualified. सी मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, जो ये निमोनिक से आपको थोड़े अटपटे से लगेंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ या मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बट ट्रस्ट मी ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे और जब आपसे आर्टिकल पूछेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा ये आर्टिकल पहले आया था कि कौन सा आर्टिकल था, और आपको तुरंत आप वो क्वेश्चन सही करके आओगे। ये मेरी गारंटी है। तो इसकी निमोनिक्स ये रही। सैलरी लेने सेक्रेटरियाट गया था, वहाँ ओथ हुई, फिर वोटिंग हुई। उनके लिए जो वकेशन पर गए थे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और डिसीजन लिया गया कि उनसे पेनल्टी ली जाएगी। ठीक, आप सैलरी लेने सेक्रेटरियाट पहुँचे थे, आप ये एज्यूम करो, ठीक है, आपको सैलरी लेनी थी, आप सेक्रेटरियाट पहुँचे, फिर वहाँ ओथ हुई, उसके बाद फिर वहाँ वोटिंग कराई गई जो लोग वैकेशन पे गए थे कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद डिसीजन हो गया कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और हुआ कि पेनल्टी भी ली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सैलरी लेने सेक्रेटरियाट गया था, वहाँ ओथ हुई, फिर वोटिंग हुई। उनके लिए जो वैकेशन पर गए थे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और डिसीजन लिया गया कि उनसे पेनल्टी भी ली जाएगी। तो सैलरी हमारा सैलरी एंड अलाउंसेस है आर्टिकल 97, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 98, ओथ और अफर्मेशन आर्टिकल 99, वोटिंग इन हाउसेज आर्टिकल 100, वकेशन ऑफ सीट्स आर्टिकल 101, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप आर्टिकल 102, डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 103 और पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन आर्टिकल 104। ये रही हमारी निमोनिक्स। आप बस 2-4 बार इसको पढ़ लो, आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। अब हम आते हैं पहले आर्टिकल पे, आर्टिकल 97 जो है सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक, देखो सेकंड शेड्यूल में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सैलरीज और इमोल्यूमेंट्स के बारे में मेंशन है। कहाँ मेंशन है? सेकंड शेड्यूल में। अच्छा, जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो बताता कौन है? वो मतलब वो कौन डिसाइड करता है कितनी सैलरीज और क्या अलाउंसेस मिलेंगे? ये डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है।
और इनको पेंशन नहीं मिलती है। जितने भी हमारे ये होते हैं मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, उनको पेंशन नहीं मिलती है, ठीक है। और जो उनकी सैलरीज एमोल्यूमेंट्स जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाते हैं। दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड जो है आर्टिकल 266 है, ठीक है। ये जो होता है वो नॉन वोटेबल होता है, ठीक है। इसमें से पैसा निकालने के लिए वोट की ज़रूरत नहीं होती है। ये रहा हमारा सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। अब आते हैं सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल इसको हेड करता है। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। राज्यसभा का अलग सेक्रेटरियल स्टाफ है, लोकसभा का अलग है, हालांकि कुछ पोस्ट सेम भी हो सकती है। रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रेगुलेट करता है सर्विस कंडीशन। ये जो होते हैं परमानेंट ऑफिसर होते हैं और अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। परमानेंट ऑफिसर एंड अपॉइंटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर, और राज्यसभा के केस में होता है चेयरमैन। ये आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, पुराने पार्ट्स देखोगे तो आपको सब चीज़ डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, आप उसको देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ओथ और अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन कौन दिलवाता है? तो वो प्रेसिडेंट दिलवाता है। प्रेसिडेंट के सामने ये लोग ओथ लेते हैं, ठीक है। अब ओथ किस चीज़ के लेते हैं? 3 चीज़ों के लिए। पहला है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ जो है वो फेथ करें, उसका वो मतलब उसको गलत तरीके से ना यूज़ करें, ठीक है। टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी अपॉन विच ही इज़ अबाउट टू एंटर। तो पहला क्या है? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, to uphold sovereignty and integrity of India and to faithfully discharge duty on which he is about to enter। ठीक, तो देखिए सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की ओथ कौन लेते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार प्रेसिडेंट का पूछ लिया था कि हु इज़ मतलब जो टेक केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट के ओथ है, प्रेसिडेंट का आप लेक्चर देखोगे उसमें आएगा कि वो कौन लेता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का ओथ कौन लेता है? तो वो प्रेसिडेंट लेता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने का ओथ कौन लेता है? तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लेते हैं। अब जो ओथ है, ठीक है, अगर वो नहीं ली किसी ने, ठीक है, ओथ जो है नॉट टेकन ओथ, तो फिर क्या होगा? तो होगा दे कैन नॉट वोट और टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग। जो प्रोसीडिंग्स होगी लोकसभा और राज्यसभा की, उसमें वो पार्ट नहीं ले पाएंगे, ना वोट कर पाएंगे। एंड डज नॉट बिकम एलिजिबल फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। सी, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनको कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनको कुछ इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वो इसके एलिजिबल भी नहीं रहेंगे और वो किसी प्रोसीडिंग में पार्ट भी नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट इलेक्शन जो था वोटिंग इन हाउस। तो वोटिंग जो होती है वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होती है, ठीक है। जैसे मेजॉरिटी क्या, जैसे 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 49 अगर अगेंस्ट में है किसी चीज़ के और 51 फेवर में है तो ये जीत गया, ठीक है। तो सेम मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, जिस चीज़ के ज़्यादा मेजॉरिटी रहेगी वो हो जाएगा। और क्या क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी भी होता है। स्पेशल मेजॉरिटी किस में होता है? जब प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेट्रा, इन सब केसेस में स्पेशल मेजॉरिटी होती है। 2/3 मेंबरशिप ऑफ टोटल हाउस, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी तब होती है। और एक कोरम है। कोरम मतलब क्या? कोरम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। ठीक, सी, जब कोई मीटिंग जब कोई प्रोसीडिंग होती है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इतने होने ही चाहिए ताकि वो मीटिंग आगे कंटिन्यू हो सके, ठीक है। अगर ये कोरम नहीं होता है, ठीक है, अगर इतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ऑफ ईच हाउस, ठीक है। अगर राज्यसभा ऑफ ईच हाउस, अगर राज्यसभा का है तो 25 मेंबर होने ही होने चाहिए, लोकसभा का है तो 55 मेंबर्स होने ही होने चाहिए। अगर कोरम नहीं होगा तो क्या करेगा? तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, ठीक है, वो कैंसिल कर देगा प्रोसीडिंग, ठीक है,
वो प्रोसीडिंग नहीं करेगा, नहीं होगी प्रोसीडिंग फिर अगर इतने मिनिमम मेंबर्स नहीं हुए। अब आते हैं वैकेटिंग ऑफ सीट्स, ठीक है, कब कब जगह वैकेंट रहती है, ठीक है। तो है ये पहला डबल मेंबरशिप, ठीक, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये सब, डबल मेंबरशिप, ठीक है। कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज का मेंबर नहीं हो सकता है। आरपीए एक्ट में क्या क्या बोला गया है इस चीज़ के बारे में, आरपीए एक्ट के बारे में बोला गया है कि बोथ हाउसेज, अगर कोई दोनों हाउस का मेंबर है तो उसको किसी एक ऑफिस में 10 दिन के अंदर ही कोई एक ऑफिस छोड़ना पड़ता है। मतलब अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर है तो या तो वो 10 दिन में लोकसभा को छोड़ दे या 10 दिन में राज्यसभा को छोड़ दे। अगर वो नहीं छोड़ता है तो जो उसकी राज्यसभा की सीट हो जाती है वो वैकेंट हो जाती है। फिर आते हैं सिटिंग मेंबर्स ऑफ वन हाउस इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वैकेंट। अगर लोकसभा का मेंबर राज्यसभा में इलेक्ट होता है तो जो लोकसभा की सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, और सेम अगर राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में इलेक्ट होता है तो राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी। फिर क्या है, इलेक्टेड टू सीट्स इन अ हाउस, ठीक है, अगर कोई 2 सीट के लिए हाउस में इलेक्ट हुआ है, ठीक है, 2 सीट्स पे, तो उसको एक चूज करना पड़ता है, नहीं तो दोनों खाली हो जाती हैं। उसके बाद एक और है कि अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ही शुड रिजाइन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 डेज। अगर कोई मेंबर है जो पार्लियामेंट का भी मेंबर है और स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर है, ठीक है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर था वो पार्लियामेंट का भी हो गया, ठीक है, तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर वाली पोस्ट 14 दिन के अंदर अंदर छोड़नी ही पड़ती है। अगर वो नहीं छोड़ता है तो जो पार्लियामेंट की सीट होती है वो वैकेंट हो जाती है। ये हो गया हमारा केस डबल मेंबरशिप पे। और किन किन वजह से खाली हो सकता है, वैकेशन ऑफ सीट्स जो कि है डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तीसरा क्या है, रिजिग्नेशन, अगर वो रिजाइन कर दे अपनी पोस्ट से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एब्सेंस, अगर वो 60 डेज तक प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, विदाउट परमिशन, हाउस की परमिशन के बिना वो 60 डेज तक एब्सेंट रहे तो भी उसकी सीट जो रहेगी वो वैकेंट हो जाएगी। और कुछ और केसेस हैं, इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट, अगर उसका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर जाए कोर्ट से, या तो उससे कोर्ट हाउस से निकाल दिया जाए, एक्सपेल्ड बाय द हाउस। इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के ऑफिस पे इलेक्ट हो जाए या तो गवर्नर के ऑफिस पे इलेक्ट हो जाए, ये 4 भी केसेस हैं, ठीक है। अब इफ़ एनी डिसक्वालीफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, अगर कोई पर्सन डिसक्वालीफाइड है और उसको फिर पार्लियामेंट में वो इलेक्ट हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो प्रोविजन टू डिक्लेयर हिज इलेक्शन वॉइड, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसकी वजह से उसका इलेक्शन जो है वो वॉइड हो जाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है इसके बारे में। इफ़ एनी डिसक्वालीफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो प्रोविजन टू डिक्लेयर हिज इलेक्शन वॉइड। ये कौन इसका कहाँ है, इसका डील करता है आरपीए एक्ट 1951 में, जिसमें हाई कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है, कि वो डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है। जो मेंबर है वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है अगर वो हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं एक्सेप्ट करता है। अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रीजन दिए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, इसमें एक्सेप्ट क्या है, मिनिस्टर्स और अदर ऑफिस, ठीक है, मिनिस्टर्स नहीं आएंगे इसमें, और ऑफिस जो पार्लियामेंट ने एग्जेम्प्ट किए हों। दूसरा है ही इज़ एन अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द काउंट, उसका दिमाग नहीं ठीक हो, कोर्ट ने भी वो कर दिया हो, उसका मतलब ये हुआ। ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state। सी हमने पार्ट 1 में क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि मेंबरशिप की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें हमने बोला था कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो अगर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है, या वो वॉलंटरी किसी और कंट्री का सिटीजनशिप उसने ले लिया है, तो वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इलेक्शन के लिए। एंड ही इज़ सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, और भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए तो उसके हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई होगा। अब इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कौन डिसाइड करता है कि वो मेंबर डिस्क्वालीफाइड है या नहीं, वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन भी लेना पड़ता है,
और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट वो करता है। डिसाइडेड बाई प्रेसिडेंट शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ ECI एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, सी मैं अभी बता दे रही हूँ। एक होता है डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू एंटी डिफेक्शन लॉ। इस टॉपिक को मैंने अलग से कवर किया है एक वीडियो में, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स पे मतलब मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। इसमें इस लॉ में क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, और क्या करना चाहिए ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो इसमें हैं, जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एक अलग वीडियो में बनाई हुई है, आप वहाँ से इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो। सी जब डिस्क्वालिफिकेशन, मैंने इसलिए इसको यहाँ बोला, डिस्क्वालिफिकेशन जब इस केस में होता है तो इस पर जो डिसीजन होता है वो स्पीकर लेता है, ठीक है। लेकिन जब ये डिस्क्वालिफिकेशन इन सब ग्राउंड्स पे होता है तो डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट लेता है। बाकी एंटी डिफेक्शन लॉ आप मेरी वीडियो से जो मैंने अलग बनाई है उससे देख लो, आपको डिटेल कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलेगा कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है, सब चीज़। अब आते हैं RPI एक्ट 1951 में डिस्क्वालिफिकेशन कुछ दी गई हैं, लिखा है ना, ही सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में ये RPI एक्ट 1951 बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो इसमें कुछ कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दिए हैं, अब वो पढ़ते हैं। प्रमोटिंग इनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, अगर कोई मेंबर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, सोशल ग्रुप्स हो गए, रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, अगर उनके बीच में नफरत फैलाता है, एनमिटी फैलाता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा RPI एक्ट 1951 के उस पर। फिर है नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर वो इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस में गिल्टी पाया गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, अगर उससे जेल हुई हो 2 साल या 2 से अधिक। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। इस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। फिर फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस, अगर वो इलेक्शन एक्सपेंसेस का जो अकाउंट है वो लॉज करने में फेल हो गया, ठीक है, वो उसने सही से नहीं बताया। डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन अ कॉरपोरेशन, अगर वो डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है किसी कॉरपोरेशन में जिसमें 25% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी, अगर वो कोई वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, ठीक, और उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसे उस मतलब जॉब से हटाया गया है करप्शन के चलते या डिसलॉयल्टी के चलते, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। पनिश्ड फॉर प्रीचिंग सोशल क्राइम्स, सोशल क्राइम्स में क्या आता है, डाउरी आ गया हमारा, ठीक है, ये सब डाउरी हो गया, करप्शन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, ये सब चीज़ें हैं। पनिश्ड फॉर प्रीचिंग सोशल क्राइम्स, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये थे हमारे RPA एक्ट के, जिसमें क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं, और ये जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो सारे ग्राउंड्स हैं। डिस्क्वालिफिकेशन जब एंटी डिफेक्शन लॉ पे हो तो स्पीकर डिसाइड करता है, और जब डिस्क्वालिफिकेशन इन सब ग्राउंड्स पे हो तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अब आते हैं लास्ट आर्टिकल पे, पेनल्टी। अ पर्सन इज लायबल टू पे ₹500 फॉर ईच डे ही सिट्स और वोट एज अ मेंबर इन अ हाउस, 500 रुपये उससे हर दिन पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। कब कब पे करना पड़ेगा, आइए पढ़ते हैं। बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड ओथ और अफर्मेशन, अगर वो ओथ नहीं लिया है, ठीक है, ओथ उसने नहीं लिया है और वो पार्ट ले रहा है प्रोसीडिंग में, तो वो उसको पेनल्टी पे करनी होगी। नॉट क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड फॉर इट्स मेंबरशिप, मतलब वो क्वालिफाइड ना हो या वो डिसक्वालीफाई हो गया हो, ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन का हमने ऊपर ग्राउंड देखा ही, ठीक है। व्हेन ही नोज ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग बाय वर्च्यू ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लॉ, जब उसको पता है कि वो सिटिंग्स में बैठने के लिए प्रोहिबिट किया गया उसको, फिर भी वो
बैठ रहा है तो उसको 500 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे हमने आज पढ़ लिए आर्टिकल। ठीक है, बाकी के आर्टिकल्स हम ऐसे ही कवर करेंगे निमोनिक्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। और इसका जो नोट्स है वो मैं